दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है। ये उस सिस्टम की भी कहानी है जो सोता रहा, और वो उस घर की भी कहानी है जिसकी दीवारों ने मौतों की चीखें सुनी लेकिन किसी को बताया नहीं। ये कहानी है केरल के अलाप्पुझा की, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर की पहचान तब उजागर हुई जब जमीन के नीचे से हड्डियां निकालनी शुरू हुई। 68 साल का सेबेस्टियन। क्या ये नाम आपको सामान्य लगता है? लेकिन इस नाम के पीछे छुपा है एक ऐसा सीरियल किलिंग पैटर्न जिस पर ना कोई शक करता था, ना कोई सवाल उठाता। और जब शक हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी दिसंबर 2024 से शुरू होती है। जैनम्मा, ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि इसी महिला की गुमशुदगी ने उस तहखाने की दीवारें हिला दी जिसमें 20 सालों से छिपी लाशें दफन थीं। जैनम्मा असली नाम जेन मैथ्यू, उम्र 55, रहने वाली कोट्टायम जिले की। अकेली रहती थीं, दिखने में सख्त लेकिन दिल से बेहद भावुक। जैनम्मा अचानक दिसंबर 2024 की एक रात लापता हो गई। पड़ोसियों ने सोचा शायद वो कहीं रिश्तेदार के पास गई होंगी, लेकिन जब हफ्ते बीत गए और कोई खबर नहीं आई तो उनके परिवार वालों ने पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाई। अब यहाँ सुनिए दोस्तों, पुलिस ने रिपोर्ट तो लिखी, लेकिन चाय पीते हुए, जैसे शिष्टाचार में लिख दी हो। किसी गंभीरता से मामला देखा ही नहीं। सर्च ऑपरेशन तो दूर की बात, कोई फोन कॉल तक नहीं की। कुछ महीने बीत गए, पूरा परिवार परेशान, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो क्या किया जाए? जैनम्मा के भाई गए सीधे केरल हाई कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में हल्फनामा दिया, मेरी बहन की गुमशुदगी को पुलिस सीरियसली नहीं ले रही। हाई कोर्ट ने सीधे पुलिस पर डांट लगाई। कोर्ट का हुक्म आया, क्राइम ब्रांच को केस सौंपा जाए। अब दोस्तों, क्राइम ब्रांच मैदान में उतरी और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। क्राइम ब्रांच को बहुत छोटा सा सुराग मिला, जैनम्मा का मोबाइल। जैनम्मा का मोबाइल दिसंबर में बंद हुआ था, लेकिन फरवरी में वही मोबाइल अचानक एक बार के लिए ऑन हुआ, बस कुछ मिनटों के लिए। और दोनों बार बंद होने और दोबारा ऑन होने पर लोकेशन एक ही दिखी, पल्लीपुरम। और उस लोकेशन पर एक ही मकान था, सेबेस्टियन का मकान। सेबेस्टियन सीएम, उम्र 68, पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। घूमना फिरना, छोटी छोटी जमीनों के सौदे करवाना और अकेले रहना। वो अपने 2 एकड़ के फार्म हाउस में अकेला रहता था। घर से पीछे तालाब, चारों तरफ जंगल और कोई आसपास नहीं। पुलिस जब पहली बार सेबेस्टियन से पूछताछ करती है तो वो कहता है, मैं किसी जैनम्मा को नहीं जानता। लेकिन जब फोन रिकॉर्ड्स, मोबाइल टॉवर डिटेल्स लाई जाती हैं तो दोनों के लोकेशन और कॉल टाइमिंग्स एक जैसे होते हैं। पुलिस को लगा कुछ तो है। फिर शुरू हुई सेबेस्टियन की जिंदगी की गहराई में घुसपैठ। जांच करते हुए पुलिस ने पाया, जैनम्मा केस से बिल्कुल मिलता जुलता केस 2006 में हुआ था। नाम था बिंदु पद्मनाभन, रिटायर्ड एक्साइज अफसर की बेटी, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, और धीरे धीरे गायब हो गई। मजेदार बात यह कि परिवार को खबर तक नहीं थी कि बिंदु जिंदा भी है या नहीं। 11 साल तक किसी ने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। 2017 में उसके भाई ने इटली से वापस आकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। और सुनिए, बिंदु भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी थी, और डीलिंग में नाम आया वही सेबेस्टियन। अब ये दूसरी महिला भी जुड़ गई। बिंदु के बाद बारी आई आयशा की, 2012, फिर सिंधु 2020। सभी गायब, सभी संपत्ति की मालिक, सभी अकेली, सभी मध्यम उम्र की, और सभी का आखिरी संपर्क सेबेस्टियन से। अब पुलिस सीरियस हो गई थी। कोर्ट का प्रेशर था, मीडिया का शिकंजा था। तो शुरू हुई उस मकान की खुदाई। दोस्तों, जिस तालाब को आप देखकर अपनी थकान दूर करते हैं, सोचिए अगर वहीं किसी की हड्डियां तैरती मिली तो। तालाब का पानी सुखाया गया, घर के पीछे खुदाई शुरू हुई, और फिर जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। 20+ इंसानी हड्डियां, जली हुई खोपड़ी,
स्टील केप वाला दांत, महिलाओं की कपड़े, एक हैंडबैग और एक घड़ी जिसकी पहचान जैनम्मा के परिवार वालों ने की। पुलिस को समझ आया ये कोई हटके केस नहीं है, ये सीरियल मर्डर है। सेबेस्टियन का योजनाबद्ध तरीका था पहले टारगेट करना ऐसी महिला को जो अकेली हो, जिसके बच्चे ना हो या वो एनआरआई रिश्तेदारों से कटी हो, फिर उसके साथ प्रॉपर्टी डील में घुलना मिलना, भरोसा जीतकर उसे घर तक लाना और फिर हत्या के बाद शव को आग में जलाना या तालाब में फेंक देना या तो घर के पीछे अलग अलग गड्ढों में गाड़ देना। यह एक पूरी स्क्रिप्टेड क्राइम प्लान था जिसे सेबेस्टियन ने सालों तक दोहराया। अब सवाल ये था कुल कितनी महिलाएं इसका शिकार बनी। पुलिस ने 45 प्लस और अकेली महिलाओं की गॉन मिसिंग रिपोर्ट को रिव्यू करना शुरू किया और क्या निकला? कम से कम 8 महिलाएं अज्ञात थीं जिनके फाइनल लोकेशन उस एरिया में ही दिखे। हर किसी का कोई ना कोई लिंक सेबेस्टियन से जुड़ रहा था। डीएनए टेस्टिंग शुरू हो गई। राज्य फॉरेंसिक लैब्स से लेकर केंद्र तक की रिपोर्ट्स मंगवाई गईं। पुलिस को अब सेबेस्टियन से डीएनए मैच करवाना था। उसने इनकार कर दिया। सेबेस्टियन कोई सामान्य अपराधी नहीं है। उसको पता है कब किस चीज से इनकार करना है, कब चुप रहना है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर से भी इनकार कर दिया। तब पुलिस को सहारा मिला फिजिकल सबूत और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग से। सेबेस्टियन एक विचित्र शांति से भरा था। कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं। सेबेस्टियन सीरियल किलर, लेकिन केरल कोई सीरियल किलर से अछूता नहीं रहा है। कूड़ाथाई साइनाइड केस, जॉली जोसेफ। साइनाइड मल्लिका, कर्नाटक। ऑटो शंकर, तमिलनाडु। तेजराम हालिया केस, छत्तीसगढ़। इन सबके बीच सेबेस्टियन का तरीका अलग है। वह सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता है, वो भी जिनका कोई पूछने वाला न हो। अभी भी पुलिस को बाकी लाशों की तलाश है। सेबेस्टियन अब क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोल रहा। डीएनए रिपोर्ट्स, 3D स्कैनिंग, रडार इमेजिंग के सहारे पुलिस आगे बढ़ रही है। दोस्तों, अपराध हमेशा पकड़ में आता है। जरूरत होती है उस एक आवाज की जो चुप्पी तोड़ दे। जैनम्मा की गुमशुदगी ने उस घर के तहखाने खोले जहां सालों से रूहें कहानियां सुना रही थीं। आज एक 68 साल का इंसान एक ऐसे कत्लों की श्रृंखला का मास्टरमाइंड निकला जिसकी कहानियां हम किताबों में पढ़ा करते थे। हमेशा याद रखिए, साइलेंस किल्स एंड समटाइम्स लिटरली। कोई आपके पड़ोस में क्या कर रहा है देखकर भी अनदेखा मत कीजिए। हिमाचल जिर्न फाइल्स पर हम फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और आंखें खुली रखें।